हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जो है विषमता। समाजशास्त्र में व्याप्त विषमता का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। एक चीज़ समाजशास्त्री यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि समाजशास्त्री विषमता के स्वरूप, प्रकार, कारण और साथ ही निवारण में रुचि रखते हैं, न कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से असमान जो परिस्थितियाँ पाई जाती इसमें समाजशास्त्रियों की कोई रुचि नहीं होती है। उनकी रुचि लोगों के जीवन अवसर और जीवन शैली की भिन्नताओं में है, जो कि सामाजिक परिस्थितियों में रहने के कारण आती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भूस्वामी और मजदूर के बीच में क्या विषमता है या इनकी सामाजिक स्थिति क्या है, क्या इनमें सामाजिक परिवर्तन पाया जाता है, ये जानने में रुचि होती है। एक ब्राह्मण और हरिजन के रूप में लोगों की क्या परिस्थिति या क्या उनमें विषमता है, ये जानने की रुचि होती है। समाजशास्त्री विषमता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हैं, न कि व्यक्तिगत रूप में देखते हैं। देखिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि विषमता को समाजशास्त्री किस दृष्टिकोण से समझते हैं। अब हम विषमता और असमानता जो आधुनिक विश्व की एक प्रमुख सामाजिक समस्या बन चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो हम इसको और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। क्योंकि आज के युग की एक प्रमुख विशेषता यह है कि हर कोई व्यक्ति अपने को समानता के सिद्धांत से संबंधित मानता है। वो हमेशा ये सोचता है कि हम समान हैं, सभी मनुष्य समान हैं, और आजकल समानता को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि कभी कभार ये देखा जाता है कि स्वयं वो व्यक्ति ही और अन्य लोगों के जीवन में वो विषमता पाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि वर्तमान युग की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं बहुत प्रबल हो चुकी हैं। पहला है प्रजातंत्र और दूसरा है समाजवाद। दोनों ही सभी मनुष्यों की समानता पर आधारित हैं, लेकिन दोनों ही प्रकार की समाज व्यवस्था वाले समाज में विषमता देखने को मिलती है। जैसे हम देखें तो औद्योगिकरण के कारण कुछ विषमताएं जो पुरानी रूढ़िगत थी वो विलुप्त होने लगी हैं, लेकिन उसके स्थान पर कुछ नए स्वरूप उभर कर सामने आने लगे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अपने भारत के ले लीजिए, जाति प्रथा धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, लेकिन इसके स्थान पर भारत में भी जैसे अमेरिका और यूरोपीय देश में वर्ग व्यवस्था देखने को पाई जाती है, उसी तरह से भारत में भी अब देखने को मिल रहा है। और साथ ही देखिए, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देश में सामाजिक परिस्थितियाँ आर्थिक प्रगति के कारण अलग अलग पाई जाती हैं। वहाँ ये देखा गया कि जो निर्धनता है उस कारण से कोई विषमता नहीं होती है। लेकिन अगर यहीं हम एशिया महाद्वीप में देखें, यानी तीसरे विश्व के रूप में जो देश आते हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, वहाँ पे हम देखें तो कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और ख़ास करके निर्धनता को लेके एक बहुत बड़ी सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। तीसरे विश्व के देश न केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, बल्कि उनमें बहुत से सांस्कृतिक दृष्टि से भी पिछड़ापन पाया जाता है, क्योंकि ये देश कहीं ना कहीं परंपरावादी हैं। तो इनमें काफ़ी परंपरा के कारण इनकी कुछ निजी परिस्थितियों या फिर यहाँ पे कुछ एक वर्ग ऐसे हैं जो काफ़ी धनी हो चुके हैं, तो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो अभी भी निर्धन हैं। तो इन सब के कारण कहीं ना कहीं बहुत सारी विषमता पाई जाती है। आधुनिक भारत इस प्रकार के समाज का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा विषमता देखने को मिलती है। तो किस तरह से विषमता क्या है और इसकी क्या विशेषता है, इन सभी को हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो इसे और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी अवधारणा को समझेंगे। समाजशास्त्री विचारक H.L.J. लास्की के अनुसार समझेंगे। देखिए, समानता का अर्थ वो बताते हैं कि किसी भी रूप में जब मनुष्य में बराबरी देखी जाए, ताकि और ये बराबरी इस तरह से ना हो, ये बराबरी व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए हो। जैसे उनमें आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक समानता देखा जाए, उनके अंतर्गत किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। लेकिन अगर इसके विपरीत हम देखें विषमता को, तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के समान अवसर न मिले। जैसे हम कह सकते हैं जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, धर्म, भाषा, आय व संपत्ति के आधार पर जब लोग आपस में बटे हुए होते हैं तो ये विषमता होता है। और इन आधारों पर व्यक्ति समूह
और इनके बीच में कहीं न कहीं एक ऊंच नीच का भेद बन जाता है और साथ ही सामाजिक दूरी बन जाती है। तो ये विषमता का अर्थ होता है। और अगर हम इसे कहें तो शक्ति, सत्ता और प्रभुत्व का असमान वितरण, सामाजिक विभेद और उत्पादन के साधनों पर असमान अधिकार, ये सभी कहीं न कहीं विषमता का रूप है। विषमता का तात्पर्य एक समाज के लोगों के जीवन अवसर और जीवन शैली की भिन्नता से है, जो सामाजिक परिस्थितियों में इनकी विषम स्थिति में रखने के कारण होता है। उदाहरण के रूप में भूस्वामी और भूहीन श्रमिक या ब्राह्मण या हरिजन की सामाजिक परिस्थितियों में पाए जाने वाला अंतर, इनके कारण ही कहीं न कहीं जीवन अवसर में या जीवन शैली में अंतर देखने को मिलता है। लेकिन आंत्रे बित्ताई ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि बिना परंपराओं और नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है और यही सामाजिक असमानताओं को जन्म देता है। प्रकृति द्वारा निर्मित असमानताओं में रूसो, आयु, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति जो सबकी होती है, मस्तिष्क के गुणों की जो शक्ति होती है, ये सभी भी शामिल होने चाहिए। इनमें प्रत्येक समाज में समान महत्व नहीं दिया जाता है। अगर हम ये देखें कि हम इस बात को भी स्वीकार कर ले कि प्रकृति में सर्वत्र अंतर पाए जाते हैं, तो भी हम ये मान के चलेंगे कि कहीं न कहीं ये जो अंतर का मूल्यांकन है, ये प्रक्रिया हमेशा चलती ही रहती है, यानी विषमता हर कहीं देखने को मिलती है। देखिए, आंत्रे बिताई जी ने ये बात तो बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया अपने वाक्यों में कि जो अंतर है ये प्रकृति की देन है। प्रकृति द्वारा ही प्रारंभ से ही कोई ना कोई सभी में कोई ना कोई विशेष गुण बनाकर अंतर किया गया है, यानी ये विषमता प्रारंभ से ही व्याप्त है। लेकिन एक चीज़ वो और स्पष्ट करते हैं अपने वाक्य में ये कहकर कि अंतर केवल मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से ही विषमताओं में परिवर्तन होते हैं। यानी एक मूल्यांकन होता है, एक आंकड़ा होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं विषमता हर जगह व्याप्त होती है और ये परिवर्तन निरंतर होता रहता है। अब हम विषमता की विशेषताओं को जानेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है विषमता एक सामाजिक तथ्य है। विषमता एक सामाजिक तथ्य है, इसकी प्रकृति सामाजिक है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण समाज में व्याप्त होती है। विषमता को आयु, रंग, यौवन भेद और साथ ही बौद्धिक भेद के आधार पर ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदों में देखा जा सकता है। जैसे विभिन्न पदों में जो विषमताएं पाई जाती हैं, परिस्थितियों में जो पाई जाती है, और साथ ही शक्ति के आधार पर भी कई सारी विषमता पाई जाती है। यानी सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मापदंडों को सीखता है और अचेतन रूप में विषमता को स्वीकार करता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, राजनीति और साथ ही अर्थव्यवस्था भी समाज में विषमता उत्पन्न करती है। तो इस तरह से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि विषमता एक सामाजिक तथ्य है। दूसरा पॉइंट है विषमता का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है। देखिए, हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि किसी भी देश का एक अपना प्रचलन होती है, अपनी संस्कृति होती है, तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं विषमता के स्वरूप भी अलग अलग पाए जाते हैं। विश्व के सभी समाज और सभी कालों में विषमता का समान स्वरूप नहीं देखा गया है। अगर हम अकेले भारत में बात करें तो भारत में जाति के आधार पर विषमता देखने को मिलती है। पश्चिमी देशों में वर्ग के आधार पर विषमता देखने को मिलती है। अमेरिका में समाज के वर्ग संरचना में देखने को मिलती है और सोवियत संघ में शक्ति का वितरण अलग अलग मतलब देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे विषमता देखने को मिलती है। वहीं थाईलैंड की तुलना में भारत में पद का वर्गीकरण अलग अलग है। तो इस प्रकार से सभी समाज में विषमता का जो एक प्रचलन है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है विषमता में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए, विषमता में स्थिरता नहीं पाई जाती है, बल्कि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आता है। आज भारतीय जाति व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी वो वैदिक युग में थी और जैसी वो मध्य युग में थी। अंग्रेज के समय में तो और भी बदतर था, जो कि इस समय थोड़ा सुधर चुका है, थोड़ा क्या काफ़ी सुधर चुका है इस समय भारत में जाति व्यवस्था। और इसी प्रकार से अमेरिका में भी वर्ग संरचना आज वही नहीं है जो पहले गृह युद्ध के समय थी। वहीं सोवियत रूस में भी 1917 की क्रांति के बाद से शक्ति वितरण में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है वहाँ पर।
चौथा पॉइंट है विषमता में व्यक्तियों की इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए, चूँकि विषमता एक सामाजिक तथ्य है, इसकी उत्पत्ति सामूहिक अनुभवों के कारण होती है और साथ ही ज्यों ज्यों अनुभव में परिवर्तन होगा, विषमता के स्वरूप में भी परिवर्तन की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। पांचवा पॉइंट है एक समय में विषमता के कई पहलू साथ साथ हो सकते हैं। जैसे सामाजिक विषमता के कई पहलू से इनकी संख्या इतनी है कि इनकी एक सूची बनाना भी कठिन है। फिर भी आय, व्यवसाय, शिक्षा, शक्ति, धर्म आदि प्रमुख रूप से वर्गीकृत किए जा सकते हैं या प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। एक समय में एक समाज में एकाधिक विषमता के आधार पर प्रचलन देखने को भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए भारत में ही हम जाति, व्यवसाय, वर्ग, पद, शिक्षा और राजनीति के आधार पर सामाजिक विषमता का प्रचलन व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं। छठा पॉइंट है विषमता विश्वव्यापी है। देखिए, इसमें क्या है कि दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी आधार पर विषमता न पाया जाता हो। इसके आधार पर और स्वरूप में भी अंतर देखने को मिलता है, लेकिन विषमता सभी समाजों की विशेषता रही है। मार्कस का मानना है कि प्राचीन समय में आदिकालीन वर्गहीन समाज व्यवस्था थी और आज व्यवस्था समाजवादी साम्यवादी वर्गहीन समाज के रूप में हो गई है। अब हम विषमता की उत्पत्ति को समझेंगे। देखिए, समाज में विषमता की उत्पत्ति क्यों और कैसे होती है, इसे स्पष्ट करने का प्रयास समाजशास्त्री पहलबैक और डेहरनड्रॉफ ने इसका प्रयास किया कि इन्होंने ये प्रयास समाज वैज्ञानिक द्वारा किया, यानी जो समाज में वैज्ञानिक शोध द्वारा किया जाता है उस प्रक्रिया द्वारा उन्होंने व्याख्या दी और 6 व्याख्याएं उन्होंने दिया। जैसे पहले में इन्होंने प्राकृतिक विभेद को रखा, दूसरे में व्यक्तिगत संपत्ति और तीसरे में श्रम विभाजन के कारण वर्ग निर्माण और चौथे में युद्ध एवं विजय को रखा और पांचवें में प्रकार्यात्मक आवश्यकता और छठे में अभिमति एवं शक्ति पर आधारित मापदंडों को रखा। देखिए, विषमता की उत्पत्ति को लेकर प्रमुख रूप से 2 प्रकार के विचार पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विषमता एक ऐतिहासिक तथ्य है जो समय के साथ साथ अपने आप में समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का ये मानना है कि विषमता को मानव समाज से समाप्त नहीं किया जा सकता, ये शाश्वत है और निरंतर बना रहता है। हम यहाँ 6 व्याख्याएं जो पहलन और डेहरनड्रॉफ ने दिया उन्हें समझेंगे। ये जो पहला पॉइंट है प्राकृतिक विभेद व्याख्या विषमता की उत्पत्ति के अंतर्गत, इसमें लिखा है कि यह व्याख्या 18वीं सदी से पूर्व प्रचलित थी। अरस्तु इसके प्रमुख समर्थक थे, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिस्टिक में लिखा है कि मनुष्य प्रकृति से ही असमान है, स्वतंत्र और दास, और साथ ही स्त्री और पुरुष प्रकृति से ही असमान है। स्वतंत्र लोग या फिर दास और साथ ही पुरुष स्त्री कहीं न कहीं ये श्रेष्ठ उदाहरण हैं विषमता के। वे कहीं न कहीं ये बात स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति ने ही प्रभुत्व करने वाले तत्व प्रदान किए हैं। चूँकि मनुष्य प्रकृति से ही असमान है, इसलिए समाज में विषमता और श्रेणीबद्ध की जो प्रकृति है, ये प्रकृति के विभेद से ही है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ये ऐसा अरस्तु मानते हैं। अरस्तु विषमता को स्वचालित नहीं मानते हैं, बल्कि वो इसे प्राकृतिक मानते हैं। दूसरा पॉइंट जो है विषमता व्यक्तिगत संपत्ति के परिणाम के रूप में। आर्थिक आधार पर समाज में विषमता की व्याख्या अति प्राचीन है। अरस्तु ने भी प्रत्येक राज्य में संपन्न, मध्य और गरीब लोगों को 3 वर्गों में लिया है। रूसो का मत है कि प्रारंभ में मानव आराम से जीवन व्यतीत करता था और सभी समान थे, किंतु जब उनमें व्यक्तिगत संपत्ति के भाव आए तो समाज में असमानता पैदा हुई। तो इस तरह से विषमता व्यक्तिगत संपत्ति के परिणाम के स्वरूप उत्पन्न हुई, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने इसको सही नहीं माना है, फिर भी इस पॉइंट को दिया गया है। तीसरा है असमानता का स्रोत श्रम विभाजन पर आधारित है। देखिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी के प्रारंभ में असमानता के लिए श्रम विभाजन का सिद्धांत अस्तित्व में आया था। यानी 1870 में एंजेलिस
ने श्रम विभाजन के आधार पर वर्ग संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि असमानता पैदा करने वाला एक तरह से विषय को मतलब स्पष्ट किया था कि किस तरह से असमानता पाया जा रहा है श्रम विभाजन के अंतर्गत। और अगर हम इसे और स्पष्ट तरीके से समझें तो डेहरनड्रॉफ ने इस व्याख्या की आलोचना की थी कि ये सटीक नहीं है, फिर भी ये उस समय 1870 में उस समय का एक प्रसिद्ध सिद्धांत था। दुर्किम भी श्रम विभाजन के दौरान इसी प्रकार के विचार को प्रकट किए थे, इसलिए और इसे कहीं ना कहीं मजबूती मिली थी। चौथा पॉइंट है विषमता युद्ध और विजय का परिणाम है। यानी 1922 में पहलनबेग ने ये व्याख्या दी कि विषमता युद्ध और विजय के कारण उत्पन्न होती है। जैसे सामंत युग में समाज 3 भागों में बटा हुआ था। वे जो लोग पूजा पाठ करते थे ये पहले थे, वे जो लोग युद्ध करते थे ये दूसरे थे, और वे जो लोग अन्य कार्य करते थे ये तीसरे श्रेणी में आते थे। तो सैनिक लोग तीसरे और प्रथम वर्ग से ऊंचे थे। हॉबस ने अपनी पुस्तक लेवायथन में लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव सदैव संघर्ष करता था। इससे मुक्ति पाने के लिए ही उसने सामाजिक जो समझौता है ये करना शुरू किया, एक तरह से समाज बनाना शुरू किया। यानी कि कुल मिला के डर ने ही समाज को जन्म दिया है, ऐसा इन विद्वानों ने माना, और यही चीज़ इस पॉइंट में स्पष्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से विषमता जो है वो युद्ध और विजय का परिणाम है। विषमता की उत्पत्ति के अंतर्गत 5वां है प्रकार्यात्मक व्याख्या। इसमें क्या है, 20वीं सदी में डेविस तथा मूरेन ने सामाजिक स्तरीकरण की प्रकार्यवादी व्याख्या दी। पार्सन्स ने 1940 में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया। प्रकार्यवादी विषमता को समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते हैं, जिसे समाप्त करना असंभव है। उनका मानना है कि प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार के पदों की व्यवस्था होती है। सभी पद समान महत्व के नहीं होते हैं, कुछ अधिक महत्व के होते हैं तो कुछ कम। प्रत्येक पद के साथ कुछ पुरस्कार भी प्राप्त होते हैं। जो पद सामाजिक दृष्टि से अधिक महत्व होते हैं उनके लिए अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से प्रकार्यात्मक व्याख्या के ऊपर भी निश्चित होती है, ये स्पष्ट किया गया। और छठा पॉइंट ये दिया गया है उत्पत्ति का कि विषमता मापदंडों, अभिमति और शक्ति पर का कहीं ना कहीं एक तरह से परिणाम है। क्योंकि सामाजिक विचारक डेहरनड्रॉफ इन्होंने विषमता के लिए न तो मानव प्रकृति को माना और न ही व्यक्ति की संपत्ति को उत्तरदायी माना। उनका मानना था कि मानव के मापदंड अभिमति और शक्ति को उत्तरदायी मानते हैं। प्रत्येक समाज में मापदंड पाए जाते हैं जो लोगों के व्यवहार का नियम करते हैं या पालन करते हैं, या फिर एक तरह से उनको मान्यता दी जाती है। इसके पीछे समाज की कहीं न कहीं अभिमति होती है। देखिए, ये जो अभिमति है ये किसी भी समाज का एक आदर्श होता है। देखिए, सभी समाज में रहने, उठने, बैठने या किसी भी कार्य को या किसी भी कानून को लागू करने का एक आदर्श होता है। इसी को हम अभिमति कहते हैं। देखिए, ये जो अभिमति है कहीं न कहीं अभिमति के कारण ही नियमों का पालन करने वाले को पुरस्कार और उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। अभिमति शक्ति के द्वारा ही थोपी जाती है। इस प्रकार मानव द्वारा लागू अभिमति और मापदंडों की स्वीकृति और अस्वीकृति में ही असमानता के विचार निहित होते हैं। इस तरह से विषमता मापदंडों, अभिमति और शक्ति का परिणाम है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम मिलेंगे अगले वीडियो में।